हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल स्टेट डिफाइन किया था बॉडी का और इनर्शिया के कंसेप्ट को समझा था। एनएलएम के सेकंड लेक्चर में आज हम फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और फोर्स के सारे पॉसिबल कंसेप्ट को समझेंगे। याद करिए, जब आपने फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली तीन तरह का पढ़ा होगा आपने। पहला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 फंडामेंटल से ही डिराइव होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री होता है। फंडामेंटल कितने? 7। कौन सा? आपको याद होना चाहिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। सिमिलरली यहां पे फोर्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फंडामेंटल फोर्स और दूसरा डिराइव्ड फोर्स। वैसे तो फोर्स बहुत सारे कंसेप्ट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे कंजर्वेशन के नेचर पे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कांटेक्ट के नेचर पे फोर्स एट अ कांटेक्ट, फोर्स एट अ डिस्टेंस, टाइम के बेसिस पे एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स। बहुत सारे फोर्स का कैटेगराइजेशन हम करते हैं, बट मेनली 2 तरह के फोर्स होते हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्स है, बाकी के जितने भी फोर्सेस हैं इन 4 को छोड़ के वो सारे डिराइव्ड हैं। ये 4 फोर्स कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स एकदम फंडामेंटल इन नेचर है। दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का न्यूक्लियर से कोई रिलेशन नहीं है, ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कोई रिलेशन नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बाकी इन 3 से कोई रिलेशन नहीं। प्योरली इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। बाकी के जितने भी फोर्स हैं वो इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड होते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन चारों से नहीं, सिर्फ एक से, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जानते होंगे। फ्रिक्शन तो सुना होगा, नॉर्मल रिएक्शन सुना होगा, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ऑल जितने भी फोर्सेस हैं डिराइव्ड, सबका ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है। अब कैसे हम आगे समझेंगे, लेकिन इतना याद रखिए, पहली बात ये 4 फंडामेंटल है। बाकी के जितने भी ड्राइव है, ऑल डिराइव्ड फोर्सेस आर derived from electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। साहब नीट में भी सवाल पूछा था, फ्रिक्शन फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। फ्रिक्शन फोर्स का ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको याद रखना है साहब ये बात, ठीक है। अब आइए इन चारों के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो 4 फंडामेंटल फोर्स है, इनमें सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम इसका है वीक न्यूक्लियर, बस असल में वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर रहे अपन, रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहे हैं। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रेविटेशन का 1 है तो इससे 25 टाइम्स स्ट्रांग होता है, 25 टाइम्स स्ट्रांग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, 25 टाइम्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज 10 to the power 37 टाइम्स स्ट्रांग होता है, एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रांग होता है। 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो इससे कितना ज्यादा वीक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? 10 to the power -39 टाइम्स। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, रेंज की बात करेंगे तो शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 10 to the power -16 मीटर के लेंथ पे लगता है। 1 मीटर पे 2 पार्टिकल को रख देंगे तो उसके बीच वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज होता है 10 to the power -15 मीटर, इससे थोड़ा ज्यादा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी अगर 2 चार्ज पार्टिकल रखा है या 2 मास रखा है तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए 2 चार्ज को या मास को कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। ये चौक और मैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। या देखो ना, ये अर्थ है, जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे लगा के नीचे की तरफ खींच लिया, लेकिन अर्थ और चौक कांटेक्ट में तो नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कांटेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए? तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक मेडिएटिंग पार्टिकल डिफाइन किया है कि 2 मास
एक पार्टिकल एक्सचेंज करके ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगाता है। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में जाके समझ आएगा हायर क्लास में, अभी तक के लिए आप याद रख सकते हैं। और बहुत ही रिलेटिव है नेम, ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटॉन पार्टिकल के मदद से लगता है। ग्रेविटॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स समझते हैं ना, वो फोटोन की मदद से लगता है। फोटोन इज अ मेडिएटिंग पार्टिकल। वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है बोसॉन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है मेसॉन। अगर आपको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, नहीं पूछा जाएगा एनएलएम में, बट आपको पता रहना चाहिए। एक बार नोट्स ढंग से बना लोगे 5-6 चैप्टर या 11-12 जब रिवाइज कर रहे होगे तो एक जगह पे लिखा होगा तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। अभी तक आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं ड्राइव्ड फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो ड्राइव्ड फोर्स है वो हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा नाम है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट की वजह से ही लगता है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ये दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कांटेक्ट में, तो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए, मेरा हाथ बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं है तो अब मेरे और बोर्ड के बीच में नॉर्मल जीरो है। जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा, है ना, तो ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मैं इसको अंदर धक्का दे रहा हूं, तो जो उस तरफ है उस पर नॉर्मल रिएक्शन उधर लग रहा है। मेरे हाथ पे ये बोर्ड तो अंदर नहीं जा रहा है, मैं इस पर तो बहुत जोर लगा रहा हूं, बोर्ड अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोर्ड भी मेरे हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। ये हमेशा किस में होगा? पेयर में होगा, क्योंकि कांटेक्ट हमेशा दो बॉडी के बीच डिफाइन होता है। ऐसा तो नहीं कि मैं इसके साथ कांटेक्ट में हूं और ये मेरे साथ नहीं है। तू मेरा दोस्त है लेकिन मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कनेक्शन होगा तो दो लोगों के बीच में आपसी सहमति के साथ कनेक्शन होगा। तो कांटेक्ट में तो दो लोग होंगे ना, अकेला तुम किसी के साथ कांटेक्ट में हो सकते हो क्या? नहीं। मतलब ये हमेशा पेयर में लगेगा और परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगेगा। कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। देखो बेटा, यहां पे मान लो कि ग्राउंड है और ग्राउंड पे मैंने रख दिया एक बॉक्स, तो क्या बॉक्स और ग्राउंड कांटेक्ट में? हाँ, दो बॉडी कांटेक्ट में हो गई, बॉक्स और ग्राउंड। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे लगेगा। आपको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कैसे करना है तो सुनो, जहां कांटेक्ट होगा दो बॉडी के बीच में वहां नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल लगाने के लिए दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। देखना जो मैं कह रहा हूं सुनना, दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले लाइन पे ऊपर, नीचे वाले लाइन पे नीचे। नॉर्मल लग गया, नॉर्मल लग गया। ऊपर वाले लाइन ऊपर वाले पे नॉर्मल लगाएगा, नीचे वाला लाइन पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। मतलब ये जो नॉर्मल है वो ग्राउंड पे है। देख, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो कांटेक्ट फोर्स दोनों पे लगेगा, दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे। और नॉर्मल की वैल्यू जितनी हाई होगी स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट होगा। अगर नॉर्मल की वैल्यू 0 है मतलब नो कांटेक्ट। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं करते। हाँ, अगर तुम्हें बोलना है ऊपर वाले, इस पे कह सकते हो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव है ना। लेकिन यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। और जितना ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, कांटेक्ट उतना मजबूत होगा। देखो यहां पे जितना ज्यादा मैं जोर से दबाऊंगा उतना ज्यादा चिपका हुआ होगा। या सिंपल सी बात कर लेते हैं, मान लो मैं हाथ है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। देखो इस बॉडी पे mg नीचे लग रहा है, तो फिर जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरा हाथ इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, कांटेक्ट में होने की वजह से कांटेक्ट फोर्स, और वो कांटेक्ट फोर्स इसके mg के बराबर होगा। अगर मैं एक और बक्सा ऊपर रख दूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे हाथ पे प्रेशर बढ़ गया, मतलब कांटेक्ट और मजबूत हुआ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन अब लगेगा इन दोनों के कंबाइंड मास को बैलेंस करने के लिए लग रहा है। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा कांटेक्ट उतना मजबूत होगा। और कभी कभी ये ऐसा पूछते हैं कि बताओ कांटेक्ट सरफेस को कब छोड़ देगा? तो कांटेक्ट सरफेस को कब छोड़ेगा? जिस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा उसी सरफेस इंस्टेंट पे कांटेक्ट सरफेस खत्म होगा, कांटेक्ट खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं है? अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? तो कहीं भी आपको बॉडी पे नॉर्मल लगाना है। जैसे मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉक्स रख दिया मैंने। समझ में आपको? इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या रख दिया साहब मैंने? बॉक्स रख दिया। अब इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? इंक्लाइंड प्लेन पे किधर लगेगा और बॉक्स पे किधर लगेगा ये बताओ। तो देखो ये है तुम्हारा कांटेक्ट,
है ना, बॉक्स और इसके बीच में ये कांटेक्ट है। कांटेक्ट सरफेस पे जाओगे और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ही एपरेंट वेट को मेजर करता है। जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो तो वेइंग मशीन क्या मेजर करके देता है? आपका नॉर्मल रिएक्शन। आपके वेट को थोड़ी नहीं मेजर करता है वो, नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट के बराबर हो जाएगा। लेकिन वो वेइंग मशीन पे तुम खड़े हो तो तुम्हारे और वेइंग मशीन के बीच में जो कांटेक्ट है उस पर तुम नीचे की तरफ नॉर्मल लगा रहे हो वेइंग मशीन पर, और वेइंग मशीन आप पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, और वही नॉर्मल को अपन मेजर कर रहे हैं। मान लो तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुम्हें कंप्रेस कर दूं, रीडिंग ज़्यादा बता देगा? तो तुम्हारी वेट को मेजर कर रहा है या नॉर्मल रिएक्शन को मेजर कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का ही दूसरा नाम है, कभी कभी तुमसे पूछ दे एपरेंट वेट बताओ, तो नॉर्मल रिएक्शन का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्यों? क्योंकि जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, मतलब इसमें m मास होने की वजह से नीचे ग्रेविटेशनल लग रहा होगा, तो इस बॉक्स पे नीचे ग्रेविटेशन, ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशन के बराबर। वो धीरे धीरे FBD में समझाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ठीक है बेटा, यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट जिसका ये दीवार के साथ भी कांटेक्ट है। मान लो मैंने इस पे एक F फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया हुआ है, तो यहां पे वर्टिकल कांटेक्ट सरफेस हो रहा है वॉल और इस ब्लॉक के बीच में। इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, आगे वाले जो लाइन है उस पे एरो बना है, ये आगे इस पे नॉर्मल बताएगा और पीछे वाले दीवार पे ये नॉर्मल रहेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन बनाने का तुम्हें लॉजिक समझ आया? बहुत आसान है, पैरेलल लाइन कंसेप्ट। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जाके दो पैरेलल लाइन खींचो, आगे वाले पे आगे और पीछे वाले पे पीछे। बहुत आसानी से मैंने समझाया है, मज़ा आ गया। देखो यहाँ पे देखो मान लो कि ऐसे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इन दोनों के बीच में नॉर्मल देखना है, कुछ नहीं करना। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले पे नॉर्मल ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल नीचे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे। अब बताओ, इससे स्मॉलर ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। और हेवियर ब्लॉक पे नॉर्मल कहाँ लग रहा है? नीचे। ऊपर वाले पे नॉर्मल ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। इंक्लाइन प्लेन पे, इस पे इंक्लाइन प्लेन पे, ये किस पे नॉर्मल है? इंक्लाइन प्लेन पे। और ये किस पे? ब्लॉक पे। ब्लॉक पे ऊपर एंड इंक्लाइन प्लेन पे नीचे। कहानी समझ में आया? बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट वन इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। लूज स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता। मान लो एक रस्सी को तुमने यहाँ पे खंभे से बांध दिया, एक रस्सी को खंभे से बांध दिया और उसको लूज छोड़ दिया, तो बताओ इसमें टेंशन क्या होगा? इसमें टेंशन जीरो होगा। टेंशन हमेशा होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को दोनों तरफ टाइट करके बांध दो, यहाँ पे टेंशन होगा, ये टेंशन एग्जिस्ट करेगा। अब टेंशन असल में इस पूरे वायर में होगा और टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम होगी। इस पॉइंट पे जब आप टेंशन पूछा जाएगा स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे किधर है टेंशन, तो टेंशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, टेंशन दोनों तरफ उतना ही अमाउंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक रस्सी लोगे और तुम रस्सी को खींचोगे दोनों तरफ से, किसी मिड पॉइंट पे टेंशन दोनों तरफ होगा। तो फिर से डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन असल में टेंशन स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे नहीं करते, टेंशन डिफाइन करते हैं कॉन्टैक्ट पे। ये रस्सी इस खंबे को कितने टेंशन फोर्स से आगे खींच रहा है। मान लो कोई यहाँ पे रस्सी बांध दिया तुमने और उसको पकड़ के खींच रहे हो, तो यहाँ पे बांध के इसको खींच रहे हो तो रस्सी की वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा पीछे। तो इसको हम अम्ब्रेला कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज डिफाइन होगा, तो टेंशन यहाँ भी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टेंशन ऑलवेज डिफाइन एट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां पे स्ट्रिंग बंधा होगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट away from contact point, define at a contact point and away from contact along the length of string। इसको आसान सी भाषा में मैं समझाता हूं, बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा, चिंता मत करना। कि जहां पे कांटेक्ट वहां पे बैठ जाओ और रस्सी की तरफ छाता खोल लो, ये छाता खोल लो, ये टेंशन टी है। यहाँ पे बैठ जाओ, रस्सी की तरफ छाता खोल लो, ये टेंशन टी है। इसी स्ट्रिंग में इस कांटेक्ट पे टेंशन टी पीछे है, यहाँ पे इसी स्ट्रिंग में यहाँ पे इस कांटेक्ट पे टेंशन टी आगे है। एंड टेंशन ऑलवेज सेम एट ऑल पॉइंट। टेंशन इज सेम
एट ऑल पॉइंट ऑफ आइडियल मासलेस, आइडियल मतलब मासलेस स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग आइडियल है, 90% केस में कुछ ना लिखा हो तो स्ट्रिंग को आइडियल मानते हैं। हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। अब यहां पे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मान लो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वहां से एक रस्सी लिया और एक ब्लॉक एम मास के ब्लॉक को हैंग कर दिया ऐसे, चलो कर दिया इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, तो टेंशन यहां पे होगा टी, लेकिन यहां पे टेंशन दोनों तरफ होगा। तो असल में टेंशन कहां डिफाइन करेंगे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे टेंशन किस पे लग रहा है? तो स्ट्रिंग को मैंने इस ब्लॉक पे अटैच कर दिया है, तो इसे बंधे होने की वजह से इस ब्लॉक पे टेंशन टी ऊपर लगेगा। कॉन्टैक्ट पे बैठ जाओ, कॉन्टैक्ट पॉइंट किसका है? इस ब्लॉक पे बांधा है तूने, तो ब्लॉक के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग के अलोंग ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है उस पे ये टी टेंशन ऊपर लग रहा है। अरे भाई रस्सी में तो टी टेंशन दोनों तरफ होगा, यहां पे स्ट्रेच है, खिंचा हुआ है, ये टूटेगा तो यहां से टूट सकता है, ये इस टेंशन होने की वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से। ये देखो, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, मान लो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये खींचा हुआ है मैंने, तो ऐसे देखो, ऐसे तुम भी एक रस्सी लेके ऐसे खींचो तो ये पता चल जाएगा। यहां पे टेंशन है टी, लेकिन इस पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। यहां पे जो टी टेंशन होगा, यहां पे इस स्ट्रिंग से बंधे होने की वजह से, ये इस हाथ पे इस स्ट्रिंग की वजह से कहां दबाव लग रहा है? इस तरफ। तो लेंथ के अलोंग अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, लेंथ के अलोंग अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पे देखो नीचे की तरफ टी टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, along the length away from the contact। मतलब बैठ के छाता खोल लो, बैठ के छाता खोल लो, जहां पे कॉन्टैक्ट वहां पे बैठ के छाता खोल लो। ये टेंशन कहां पे लग रहा है? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे बंधे होने के कारण अगर ज्यादा वेट लटका दोगे सपोर्ट यहां से टूट जाएगा, तो सपोर्ट को ही तो खींच रहा है ना रस्सी। समझ रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेसिक सी बात से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। समझिएगा बेटा, एक ब्लॉक ले लिया हमने एम मास का, और यहां पे एक रस्सी को इस ब्लॉक से अटैच कर दिया, तो इस पॉइंट पे टेंशन इस तरफ लगेगा। देखो बढ़िया एकदम। हमेशा टेंशन फोर्स लेंथ के अलोंग एक्ट होता है। टेंशन फोर्स किधर एक्ट होता है? लेंथ के अलोंग। अच्छा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, दाएं वाले पे दाएं, बाएं वाले पे बाएं। सिंपल सी बात है। नॉर्मल इस ब्लॉक पे नॉर्मल कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दो चीजें मैंने आपको सिखाई, नॉर्मल और टेंशन। और एक स्ट्रिंग चाहे वो कहीं से कहीं कितनी जगह पे बंधा हो, हर कॉन्टैक्ट पे सेम ही टेंशन अप्लाई करेगा अगर वो आइडियल है तो। मैसिव स्ट्रिंग, मास अगर होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। जैसे यहां पे देखिए ये आपको सिस्टम पढ़ना है फिजिक्स में। ये पुल्ली अटैच किया मैंने, यहां से एक स्ट्रिंग लिया, अब देख पा रहे होंगे। तो इस सिस्टम में दो सेपरेट स्ट्रिंग है, एक ये व्हाइट कलर का जो पुल्ली के सेंटर से ऊपर सपोर्ट तक लगा है, और एक येलो कलर का जो इस दोनों ब्लॉक को इस पुल्ली के थ्रू अटैच्ड किया हुआ है। तो येलो कलर के स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होगा, आइडियल स्ट्रिंग है ये, कुछ ना बोला जाए तो आइडियल स्ट्रिंग, हर जगह टेंशन टी होगा। लेकिन हर जगह आप कहां डिफाइन करोगे? रास्ते में कहां डिफाइन करते फिर जाओगे? यहां पे डिफाइन करोगे टी ऊपर की तरफ, और यहां पे भी देखो ये बंधा है टी नीचे की तरफ, यहां पे भी कांटेक्ट है टी नीचे की तरफ, और यहां पे भी कांटेक्ट है टी ऊपर की तरफ। तो चार जगह तुमने टेंशन डिफाइन किया, क्योंकि चार तक बंधा है एक ही स्ट्रिंग। ऐसा भी हो सकता है यहां पे ना बांधू, यहां पे एक और पुल्ली लगा ऐसे ऐसे घुमा दूं। तो एक स्ट्रिंग जितनी बार कांटेक्ट में आएगा, चाहे जहां भी जाए, उसमें हर जगह पे टेंशन कांटेक्ट पे डिफाइन होगा, टी और कांटेक्ट पॉइंट के अवे। यहां पे जो व्हाइट कलर का स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अलग डिफाइन होगा, यहां पे टेंशन अलग डिफाइन होगा, टी डैश डिफाइन होगा। क्यों होगा टी डैश डिफाइन? क्योंकि स्ट्रिंग अलग है। तो डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन है। सेम हो सकता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे एक स्ट्रिंग में चाहे जितनी बार कांटेक्ट होगा, सेम ही टेंशन कांटेक्ट पॉइंट के अवे डिफाइंड होगा। क्या आपको यहां तक समझ आया? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए पहले। नेक्स्ट वन इज वेट फोर्स। ठीक है ना, वेट इज अ फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है? मान लीजिए अर्थ है, अर्थ जो फोर्स आप पे अप्लाई करता है आपके मास की वजह से, आपके एम मास होने की वजह से जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको कहते हैं हम लोग वेट फोर्स। मान लीजिए दो आदमी यहां पे खड़ा है और ये साहब यहां पे खड़ा है, इन दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन है? आपको लग रहा है ये तो बढ़िया है, खुश है, देखो ये सुरक्षित है, हाथ नहीं, हाथ है इसके, ये तो नीचे लटका भाई, ये यहां होता तो और असुरक्षित होता। ऐसा नहीं है। आपको पता है आप कहां हो? यहां पे लटके पड़े हो ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। बाहर से कोई भी पुलिंग फोर्स नहीं है। अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है mg फोर्स से।
इसके वेट फोर्स से। यहाँ पे जो ये मास है, एक पर्सन का मास है, इसके मास की वजह से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ mg फोर्स से खींच रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मान लो m मास का ब्लॉक रख दिया, इस पे अर्थ के सेंटर की तरफ mg फोर्स लग रहा है ना, सरफेस के और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये है आपका वेट फोर्स। वेट जो आपसे पूछते हैं, आप बोलते हो वेट मेरा है 50 kg, गलत बोलते हो। वेट इज नॉट इन kg, वेट इज इन न्यूटन। वेट का मतलब है m इंटू जी, मास को g से मल्टीप्लाई करके बोलोगे न्यूटन में। न्यूटन में समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड, यहाँ पे m मास का ब्लॉक रखा है, तो चाहे तुम कहीं से भी बैठ के देखो, किसी भी फ्रेम से बैठ के देखो, इसका m मास होने की वजह से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ, मतलब तुम्हें ये अर्थ स्फीयर थोड़ी ना दिखाई देता, फ्लैट दिखाई देता है, मतलब इसके सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाएगा। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया अपन ने m मास का, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मास की वजह से एक्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बेटा mg। ये थीटा है और ये है आपका 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये एंगल हो जाएगा थीटा, अगर ये थीटा है तो ये इस mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इस तरफ इसी mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है वेट का कंसेप्ट। ठीक है साहब, चलो थर्ड वन इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिटेल में आगे आप बहुत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक सा बात मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो देखिए, मान लीजिए स्प्रिंग है और स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है इसमें इलोंगेशन, इलोंगेशन क्या है? जीरो है, कोई इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, अपने मीन पोजीशन पे है। जब नेचुरल लेंथ पे होता है, जब इलोंगेशन जीरो हो, तो स्प्रिंग का जो पोजीशन होता है इसके फ्री एंड का, उसको कहते हैं मीन पोजीशन। ये स्प्रिंग है, इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के। हर इस स्प्रिंग का एक स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, स्प्रिंग उतना स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सॉफ्ट होगा तो स्प्रिंग मतलब कम होगा तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। जैसे आपके पेन में जो स्प्रिंग होता है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, ट्रक में जो स्प्रिंग लगा होता है इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से स्प्रिंग को खींच के आप यहाँ ले आएंगे किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। अपने आप स्प्रिंग तो नहीं खींचेगा, उसको आपने खींचा एक्सटर्नल फोर्स से, तो इसके मीन पोजीशन से इलोंगेशन हुआ x। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग को वापस लाना चाहता है, तो मीन पोजीशन की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, Fs बराबर k इंटू एक्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बताओ स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे, जितना ज्यादा मीन पोजीशन से इसको खींचोगे, मान लो इलोंगेशन इसका x हो गया, देखो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है। अब इसकी लेंथ हो गई, मान लीजिए नेचुरल लेंथ है अगर l है, नेचुरल लेंथ l है, तो अब इसकी लेंथ होगी l प्लस एक्स, जहां पे x क्या है? इलोंगेशन। तो मुझे इसके फाइनल लेंथ से मतलब नहीं, इलोंगेशन कितना हुआ x, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k टाइम x। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। इसलिए आप देखते हो कि कोई सी स्प्रिंग को लो, तुम कुछ डिस्टेंस तक तो उसको आसानी से खींच पाते हो, तो बहुत लास्ट डिस्टेंस तक क्यों नहीं खींच पाते हो? क्योंकि जितना ज्यादा खींचते जाओगे स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसके इलोंगेशन को अपोज करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसको खींच लोगे, और डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, अगर मान लो इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर देता हूं, ये रहा ना स्प्रिंग तुम्हारा, ये नेचुरल लेंथ यहां से यहां तक था, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। कैसे किया? तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगाया, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। तो स्प्रिंग को पहले तो थोड़ा कंप्रेस करना आसान होता है, लेकिन जब कुछ कंप्रेस हो जाता है तो इसको कंप्रेस करना और मुश्किल हो जाता है। यह है आपका कंप्रेशन। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके कंप्रेशन को अपोज करने के लिए बाहर की तरफ लगता है स्प्रिंग फोर्स, जो कि होता है kx के बराबर। तो कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। स्प्रिंग को खींच दोगे तो स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा जो उसको मीन पोजीशन के तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स कहां लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ। कितना लगेगा? k इंटू टाइम्स इलोंगेशन। कंप्रेस कर दोगे तो भी उसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? जितना कंप्रेस करोगे, kx, और डायरेक्शन अलोंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखना, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। मान लो m ब्लॉक है और इसको आपने
एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, किस पे है, नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। स्प्रिंग कहां है साहब, नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई स्प्रिंग फोर्स यहां पे नहीं लगेगा। अगर आप इसी ब्लॉक को M को यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, तो इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन। तो मीन पोजीशन इसका कहां था, इसका फ्री एंड यहां था, इसका फ्री एंड था, मीन पोजीशन इधर था, तो ये मीन पोजीशन की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा Fs। तो आपको, आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये टेंशन फोर्स की तरह ही स्प्रिंग फोर्स होता है, दोनों पे मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। और मान लो कि इसको तुमने कंप्रेस कर दिया, देखो अच्छे से इसके कंपेयर में, देखो ये नेचुरल लेंथ पे है, केस 1 नेचुरल लेंथ पे है, ये इलोंगेटेड है और ये कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा दोनों पे, Fs। अब ये टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स में यही खास डिफरेंस है जो मैंने आपको यहां समझाया है। क्या खास डिफरेंस है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। अगर तुम कंप्रेस कर दोगे तो बाहर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, लेकिन टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है। मान लो किसी दो ऑब्जेक्ट को तुम एक रस्सी से बांध दो, तो इसमें टेंशन कभी भी कांटेक्ट पॉइंट की तरफ लग ही नहीं सकता, कांटेक्ट पॉइंट से दूर ही लगेगा टेंशन। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो लग भी नहीं सकता अगर नेचुरल लेंथ पे है तो, और खींच के छोड़ोगे तो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से दूर मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। मीन पोजीशन खींच के छोड़ोगे, स्ट्रेच करके छोड़ोगे, वापस लाना चाहेगा, कंप्रेस करके छोड़ोगे, बाहर ले जाना चाहेगा। सिंपल सी बात है। स्प्रिंग के दोनों कॉर्नर पे दो ऑब्जेक्ट अटैच कर दो, उसको कंप्रेस करके छोड़ दो, बाहर नहीं भागेगा क्या, देखो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, बाहर भाग रहा है। कंप्रेशन के केस में, किस केस में, कंप्रेशन के केस में, इलोंगेशन के केस में अंदर लगेगा। क्या आपको ये कहानी पूरी अच्छे समझ में आई, तो पहले ये वाला पार्ट लिख लेना, फिर वो वाला पार्ट लिखना। स्प्रिंग फोर्स बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा kx के बराबर होता है और डायरेक्शन किधर होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, तो कितने फोर्स मैंने बता दिया आपको, 4। कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, मैंने आपको टेंशन फोर्स समझाया, मैंने आपको वेट फोर्स समझाया और मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स समझाया। फ्रिक्शन फोर्स भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन भी जोड़ देता हूं चलो, क्योंकि न्यूटन साहब का लॉ है, बुरा मान जाएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और मैं इसको अपने लैंग्वेज में कहता हूं क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। आपको लग रहा हो सर आपने बातें तो खूब लिख दी, समझाया कुछ नहीं, तो बिल्कुल समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ मोशन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ टोटल सम, मतलब समझते हो ना, ये सिग्मा मतलब समझते हो ना, मतलब जितने भी फोर्स लगे होंगे उनका सबका सम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। इफ net force acting on a body is 0, then net acceleration produced on a system when a body is 0. Hence velocity must be constant. अगर acceleration 0 है तो velocity क्या हो जाएगा, constant. If net force acting on a system is 0, body is 0, if net force acting on a body is 0, then body will continue its state of motion, मतलब continue its physical state, ज़्यादा अच्छा होगा, continue its physical state of rest और motion। दो तरह का फिजिकल स्टेट है, मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो वो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा। मैंने लिखा है इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन बॉडी विल कंटिन्यू इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब अगर नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये तो मैं फर्स्ट लेक्चर में पहला लाइन ही यही लिखा था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लाइन ही यही लिखा था कि फिजिक्स में फिजिकल स्टेट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब दो तरीके से नहीं, दो फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं वेलोसिटी की मदद से। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और बॉडी को उस स्टेट में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी बॉडी अपने स्टेट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो देन बॉडी विल कंटिन्यू इट्स फिजिकल स्टेट। बॉडी अपने फिजिकल स्टेट को कंटिन्यू करेगा। और इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में बोला इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो देन नेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी विल बी जीरो, हेंस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल कांस्टेंट। तो ये एक नेचर को, मोशन के फंडामेंटल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप फोर्स लगा दोगे, अगर आप नेट फोर्स की बात करो, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी विल नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। मतलब सिंपल सी बात है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। और अगर फोर्स लगा दोगे तो एक्सीलरेट हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो बॉडी अपने स्टेट में तभी तक रहेगा, बॉडी अपने स्टेट को तभी कंटिन्यू करेगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या लग रहा होगा? जीरो। फोर्स, कोई भी फोर्स ना लग रहा हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। फोर्स लग सकता है ना यार। जैसे मैं यहां पे एक ब्लॉक रख दे, मार्कर रख लेता हूं अपने हाथ पे, मगर मार्कर पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे अर्थ छोड़ देगा क्या? इसका मास है ना मार्कर का, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा और मेरे हाथ में और इसके में कांटेक्ट होने की वजह से कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा। बट नेट फोर्स क्या है इसका? जीरो। नेट फोर्स इसका जीरो है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगेगा तब तक ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी बात। अच्छा, तो तुम्हें समझ आया इसको क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोशन की क्वालिटी को बताता है। बॉडी अपने स्टेट को तभी तक कंटिन्यू रखेगा जब नेट फोर्स जीरो लगेगा। नेट फोर्स जैसे उस पर कुछ लग जाता है, नॉन जीरो नेट फोर्स लगेगा तो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। सिंपल सा ये नेचर बताता है मोशन का। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो कहते हैं नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना, तो उसको अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो यही है कि बॉडी जिस भी फिजिकल स्टेट में होता है उसी स्टेट में रहना चाहता है वो, और तब तक रहता है जब तक उस पर आप स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को तीन भाषा में कहते हैं। अब मैं इनवर्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करता हूं। इनवर्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया? इनवर्स, इसका उल्टा। इफ एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो देन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। तो ये तो उल्टा ही हो गया ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। या मैं इसका उल्टा कहूंगा, अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा, उसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो पक्की बात है कि उसमें नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? जीरो। ये इनवर्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। तो अब अपन सिर्फ इक्विलिब्रियम के सवाल करेंगे, जहां पे किसी बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा उससे डील करेंगे। तब अपन न्यूटन सेकेंड लॉ पे जाएंगे, जिसको मैंने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। मैंने इसको क्या बोला है? देखो, दो वर्ड आप फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, नेचर, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर के टर्म्स में एनालिसिस। तो इसको मैंने बोला क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब इस क्वालिटी को बताता है, मोशन की क्वालिटी को बताता है कि नेट फोर्स नहीं लगेगा तो स्टेट कंटिन्यू रहेगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स लगने के बाद ही स्टेट चेंज होता है। अब कितना नेट फोर्स लगने पे स्टेट कितना चेंज होगा, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे एक्सीलरेशन कितना होगा, ये तो नहीं बता रहा। ये तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। फोर्स नहीं लगाओगे स्टेट चेंज नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा। किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा। स्टेट चेंज हो गया मतलब फोर्स लगा। कितना स्टेट चेंज होने पे कितना फोर्स लगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं बताता। वो कौन बताता है? वो कैसे पता चलेगा कितना फोर्स लगाने पे कितना एक्सीलरेशन हुआ? तो नंबर के टर्म्स में, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपको बता देगा कितना फोर्स लगाने पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखेंगे आप। आइए न्यूटन फर्स्ट लॉ को और थोड़ा समझते हैं। जिस तरीके से आपने 2D मोशन में समझा था कि एक्स एक्सिस का मोशन पे वाई एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, अगर मैं कहता हूं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, देन व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? यू कांट से एनीथिंग। एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है ना, तो एक्स एक्सिस की बात करो। अगर एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है तो एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा।
हम वाई एक्सिस के बारे में कह नहीं सकते, वाई एक्सिस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, देन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। तो अब क्या करेंगे अपन कि जब भी फोर्स को डील करेंगे, तो मान लो एक्स में फोर्स है तो एक्स के एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा। एक्स में नेट फोर्स 0 है तो एक्स का एक्सेलरेशन 0, वाई के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में फोर्स हुआ तो कंपोनेंट ले लेंगे एक्स की तरफ और वाई की तरफ। नेट फोर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में, तो हमेशा कंपोनेंट लेके उसको एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। उसी में वेस्ट होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम की बात करोगे तो सिस्टम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू बॉडी, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम सिस्टम का भी बनता है साहब और बॉडी का भी बनता है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा है फ्री बॉडी, तो एक बॉडी का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कि सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से बॉडी को सेपरेट करिए एंड रिप्रेजेंट इट विथ अ पॉइंट। बाई अ पॉइंट, पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करिए। चाहे वो कितनी भी बॉडी होगी, उसको आप किससे, कितनी भी लार्ज बॉडी होगा उसको सिस्टम से सेपरेट करके पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आइडेंटिफाई all the forces or number of forces acting on a body in a vector form। ये जो फोर्स होता है वो स्केलर है या वेक्टर है? फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हमने टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लिया, ये बताया नहीं फोर्स वेक्टर होता है। बिल्कुल बेटा, ये तो आपको पहले ही पता है फोर्स वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरी चीज फोर्स में और इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को किस पॉइंट पे लगाया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगाया, किधर लगाया और कहां पर लगाया, बॉडी के किस पॉइंट पे लगाया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, बॉडी को सिस्टम से सेपरेट करते हैं, रिप्रेजेंट इट बाय अ पॉइंट, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं वेक्टर फॉर्म में, एंड टेक कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। y एक्स एंड z एक्सिस में कंपोनेंट लेते हैं, देन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट लॉ अगर आपको अप्लाई करना है, कौन सा लॉ अप्लाई करना है? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स 0 होगा, तो आप कहेंगे कि नेट एक्सीलरेशन अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो कहेगा कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड ही सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड सवाल करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टॉपिक, क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। यहां पे हम लोग डायनेमिक्स की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? नेट फोर्स उस पे 0 तो नेट फोर्स अपन दोनों तरफ इंडिविजुअली देखेंगे, एक्स एक्सिस का इक्विलिब्रियम और वाई एक्सिस का इक्विलिब्रियम। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल मैं देता हूं जो कि पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। एक बॉडी ले लिया 4 kg का, ठीक है, फिर ले लिया एक बॉडी 2 kg का, और फिर उसके सर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक और बॉडी ले लिया 10 kg का, लार्ज बॉडी, और आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg। 2 kg पे नेट फोर्स बताओ।
तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि 2 kg पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं इस 2 kg ब्लॉक पे। तो बेटा अच्छे से सोचना कि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर मैं काउंट करने के लिए बोलूँ तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर काउंट करना उसके मास की वजह से। तो एक इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और 2 कॉन्टैक्ट है 4 kg एंड 2 kg के बीच में एंड 10 kg एंड 2 kg के बीच में। तो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट की वजह से 2 kg पे फोर्स नीचे लगेगा, ये 10 kg 2 kg फोर्स नीचे लगेगा, नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे नॉर्मल, और 4 kg और 2 kg के कॉन्टैक्ट की वजह से 2 kg पे फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। अब तीनों को देखना पड़ेगा कितना कितना लग रहा है। नहीं, आपसे क्या पूछा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg। 2 kg पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ नेट ऑन 2 kg मस्ट बी 0 आंसर। क्यों? क्योंकि 2 kg इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको 2 kg ऐसे रिलेटेड दिख रहा है क्या ये 2 kg चलता हुआ दिख रहा है कि रेस्ट में दिख रहा है? अरे 4 kg 2 kg और 10 kg का कॉम्बिनेशन है, 2 kg को बीच में रख दिया और रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है 2 kg का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम है। तो चाहे इस पे 2 फोर्स लगे, 3 लगे या 300 लगे या 400 लगे, वो रेस्ट में है ना, एसिलेट नहीं हो रहा है, एसिलेशन उसका 0 है। तो नेट फोर्स उस पर क्या होगा 0। और नेट फोर्स ही पूछा है आपसे, ये थोड़ी ना पूछा कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है। आपसे पूछा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। बहुत सिंपल सवाल मैंने इसलिए कराया कि बच्चे से पूछता है नेट फोर्स बताओ और निकालने भी लग जाता है साहब। अरे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो तभी रेस्ट में है ना कि उसमें नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। अगर उस पर कुछ नेट फोर्स लग रहा होता तो एसिलेट कर जाता। ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है। इतना सिंपल लॉ में तुम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, इसी का दूसरा सवाल एक और, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है मास का और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है। फाइंड नेट फोर्स ऑन एन। नेट फोर्स बताओ इस एम मास पे कितना लग रहा है। तो ये मास का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पे नीचे फिसलता हुआ जा रहा है, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे सवाल बताओ। सुनो, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? हाँ। नॉर्मल होगा क्या? हाँ। 2 फोर्स लग रहे होंगे, और क्या पता कोई और भी फोर्स हो, हमें नहीं पता। सरफेस स्मूथ है, रफ है, हमें नहीं पता, हमें तो नेट फोर्स देखना है। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, गिवन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट स्पीड से फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक ही लाइन पे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एसिलेशन 0। तभी तो इक्विलिब्रियम में अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रख रहा है, तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा? 0। सर आप कैसे सवाल करा रहे हो, सारे में आंसर 0 आ रहा है। बेटा पहले कंसेप्चुअल सवाल 2-4 कर लेते हैं, नहीं तो अच्छे सवाल कर लोगे, ऐसे सवाल में गलत कर देते हैं। आपको ये समझ आया क्या? बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई हाई फाई बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मान लो कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉडी कनेक्टेड है 5 kg का, और यह कि दूसरा स्ट्रिंग लिया, इस पे बॉडी कनेक्टेड है 10 kg का। फाइंड टेंशन इन अ बोथ स्ट्रिंग। कितने स्ट्रिंग इस सिस्टम में? 2, बिल्कुल 2 है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होगा। मान लो यहाँ पे के टेंशन को आप T1 कहते हो, तो इस कॉन्टैक्ट पे टेंशन डिफाइन करोगे T1 ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टेंशन डिफाइन करोगे T1 नीचे की तरफ। आपको समझ में आया? इस कॉन्टैक्ट पे T2 ऊपर डिफाइन करोगे और यहाँ पे T2 नीचे डिफाइन करोगे। एक स्ट्रिंग जितनी बार कॉन्टैक्ट में होगा ना उतनी बार टेंशन डिफाइन करोगे उसका। ये स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग 10 kg और 5 kg को कॉन्टैक्ट जोड़ रखा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे अब एक छाता खोल लो, यहाँ बैठ के छाता खोलो नीचे। अब 10 kg को इस सिस्टम से फ्री करो, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। यही तो है फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया 10 kg को। और 10 kg पे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे लग रहा होगा mg, मास 10 और g 10, 100 न्यूटन, और ऊपर लग रहा होगा T1। कोई और फोर्स जो इस 10 kg पे लग रहा होगा? नहीं सर, कोई और फोर्स तो है नहीं। तो पक्की बात है कि T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सिंपल, T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि 2 ही फोर्स है और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब 5 kg का अगर FBD बनाओगे, FBD ऑफ 5 kg, किसका FBD बनाओगे बेटा? 5 kg का। तो 5 kg बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे होंगे। आपको 2 ही दिख रहा है, T1 नीचे T2 ऊपर, लेकिन असल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, तो इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर देखिए T2, 5 kg का FBD बना रहा हूँ, सिस्टम से इसको बाहर किया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। क्या लिखा था फ्री बॉडी डायग्राम में? सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, रिप्रेजेंट इट बाय अ पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3, ऊपर T2 नीचे T1, और नीचे ही एक mg इसका, इसके मास की वजह से नीचे mg कितना है बोलो? 50, और T1 कितना है? 100, तो T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 150 न्यूटन।
इज अ करेक्ट आंसर। आपको समझ आया क्या? T1 और T2 अपन ने दोनों ही निकाल लिया। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे समझ आ गया। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखिए और लास्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बात। एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक सपोर्ट लिया और एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको रस्सी से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें टेंशन बताओ कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ कितना होगा। ये तो तुम भी कर सकते हो साहब, बहुत आसान है। तो सिस्टम को बाहर क्या ले जाओगे, एक ही बॉडी है, तो वहीं पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बताओ एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, वो होगा तेरा 40 न्यूटन, स्ट्रेट नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस mg का 2 कंपोनेंट होगा, ये 30 डिग्री है तो यहाँ से 30 डिग्री बनेगा, ये होगा तेरा mg cos 30 और नीचे होगा बेटा mg sin 30। क्या होगा? mg sin 30, mg sin 30। तो T बराबर एग्जैक्टली हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टेंशन T इलॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन के इलॉन्ग नीचे mg sin 30। तो T बराबर रखोगे mg की वैल्यू तुम्हारा 40 एंड sin 30 1/2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया, आप इनको सेपरेट बना लेना, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।